प्यारे जीनियस बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज आपके विज्ञान की कक्षा में हम देखने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है परिसंचरण तथा उत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बच्चों, ये जो दोनों क्रिया है ना, ये अलग-अलग हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे परिसंचरण क्या होता है। तो बच्चों, जब आप सांस लेते हो, मतलब मैं जीवित वस्तुओं की बात कर रही हूँ हमारे पृथ्वी में, उसमें हम सब आ जाते हैं, ठीक है? तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आती हैं। इसमें हमारे पौधे भी आते हैं और अन्य जीव जंतु भी आते हैं। अब ये एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, ये कौन सी क्रिया होती है? हमारे शरीर में जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारी वेस्ट मटेरियल है, जब हम इसको बाहर निकालते, इसी पूरे तरीके को, इसी पूरे क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। किंतु ये सारे जीवित वस्तुओं में अलग अलग तरीके से होती है। वो कैसे होती है, यही आप इस पूरे अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हो। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परिसंचरण तथा उत्सर्जन, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो बच्चों, आपने ये बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मैं आपको साइंस की लैंग्वेज से नहीं समझा रही हूँ, एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो आप यूज करते हैं जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो वहां पर आप ये वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, सिंपली क्या है इसका मतलब, और आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी देखे होंगे कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाते हैं, दैट इज रिफर एज योर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी की, साइंस की, तो क्या हमारी बॉडी में भी ऐसा कुछ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता है? हाँ या फिर नहीं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है आपका एक्सक्रीशन, जिसे हिंदी लैंग्वेज में हम कह रहे हैं उत्सर्जन। एक्सक्रीशन का मतलब भी आपने जनरली देखा होगा, और आप एक बहुत कॉमन सी चीज देखिए कि जहां पर एक्स आता है, एक्स इन द सेंस एग्जिट, ठीक है। एक्सक्रिएशन, एक्सिलेशन, यानी कि कुछ हमारा जो बॉडी से बाहर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो है जिसे हम पूरी बॉडी में पहुंचा रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी बॉडी से बाहर भेज रहे हैं। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस होने वाला है। चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है और बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। शरीर में श्वसन और वृद्धि के लिए सभी कोशिकाओं को भोजन, ऑक्सीजन, जल आदि मुख्य तत्वों की पूर्ति आवश्यक होती है। जैविक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जीव के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पौधे और जंतुओं में पदार्थों का परिसंचरण कई प्रकार से होता है। यानी कि हम यहाँ पर ये बात तो समझ चुके हैं कि जो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो आपका एक्सक्रीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके एनिमल्स में भी हो रहा है, ये आपके पेड़ पौधे में भी हो रहा है, और फिर जो हम आ जाते हैं सबसे बड़े प्राणी इस पृथ्वी के, हमारे भीतर भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि जो भी एक प्रोसेस होगी हमारी बॉडी के अंदर, वहां पर हर एक चीज का होना, हर एक तत्व का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो क्यों होना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। पौधों में पदार्थों का परिसंचन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, एक पौधे के सभी भागों को जल, खनिज व भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों में इन पदार्थों की आपूर्ति परिसंचरण तंत्र द्वारा की जाती है। पुष्पीय पौधों में एक विकसित परिसंचरण तंत्र होता है जिसे स्वहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। पौधों में जाइलम और फाइलम नामक दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया, हमारा प्लांट्स का आया है। और प्लांट्स में जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो दो नाम जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जाइलम और फाइलम, उनका आना इंपॉर्टेंट ही है। जब आप बात करते हैं जाइलम की, तो इन मीन्स के जो भी आपके प्लांट्स में वाटर मटेरियल है, तो जो भी वाटर मटेरियल है उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका है, ये आपके जाइलम का काम है। और जब बात आती है फाइलम की, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब हमारी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसको खाने को स्टोर कर लेते हैं, एंड फर्दर दे वांट टू प्रोसीड इन देयर होल बॉडी। सो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर यूजिंग फाइलम। फाइलम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जो फूड मटेरियल है उसे बॉडी, मतलब जो प्लांट बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
जाइलम वाहिकाएं लंबी तथा अंदर से खोखली होती हैं। जाइलम वाहिकाएं जड़ों से जल एवं खनिज पदार्थों को ग्रहण कर पत्तियों तक ले जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। आप सिंपल सी बात देखिए कि अगर आप अपने भी हाथ को देखेंगे तो आपको ग्रीन ग्रीन वेसल्स दिखेंगे। इन वेसल्स को हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं नसें, और प्योर हिंदी की बात करें तो नलिकाएं। तो ये क्या है? ये वो नसें हैं जो आपकी बॉडी में हर एक चीज को पहुंचा रही हैं। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है लेकिन रास्ते नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई गाड़ी, कोई बस, सड़क मतलब पहुंचेगी किसी जगह पे? अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा ना पहुंचाने के लिए। या तो गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, अगर रेल से पहुंचा रहे हैं तो रेल की पटरियां लानी पड़ेंगी। सेम यही प्रोसेस ये आपको प्लांट्स, ह्यूमन बॉडीज और एनिमल्स में देखने को मिलता है। कि जब हम बात करें प्लांट्स की, तो जाइलम और फाइलम है, इनकी छोटी छोटी खोखली नसें होंगी जो कि प्लांट्स में होंगी। फाइलम वाहिकाएं, वाहिकाएं मीन्स नसें, पत्तियों द्वारा तैयार किए गए ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। संवहन तंत्र जड़ों के सिरे से पत्तियों से सिरे तक फैला होता है। जाइलम की कोशिकाएं एक सिर से जुड़कर लंबी नलिकाएं बनाती हैं। इसी प्रकार फाइलम की कोशिकाएं भी भोजन के संवहन के लिए लंबी नलिकाएं बनाती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो पूरी बॉडी को ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा रिलेट करना पड़ेगा। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट काटिए, कोई भी पार्ट, और एक छोटी से छोटी खरोच डालिए, चाहे आप अपने सिर पे डालिए, हाथ पे डालिए, पैर पे डालिए, एड़ी पे डालिए। आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि ब्लड का फ्लो होना कंपल्सरी है, और हर एक जगह पर आपकी बॉडी पर आपको नसें मिलेंगी। क्यों है वो नसें? ताकि जो भी आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो हर एक चीज आपकी बॉडी के हर एक कोने तक पहुंच पाए। जल व घुलनशील खनिज लवणों का संवहन जड़ से तने व पत्तियों तक जाइलम द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं लगातार मृदा से जल व खनिज लवण अवशोषित कर लेती हैं। ये एक बल उत्पन्न करता है जो जल को ऊपर की ओर धकेलता है। पत्तियों की तरह से जल का वाष्पीकरण भी एक खिंचाव बल लगता है जिसे जल ऊपर आता है। यानी कि सिंपल सी बात ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका जाइलम है, ये तो मिट्टी के अंदर से जितने भी खनिज होंगे, जितने भी आपके घुलनशील पदार्थ होंगे, उन्हें वहां से खींचेगा। और जब वो खींच रहा है, खिंचाव एक आपकी फोर्स होती है, बल होता है आपका। तो ये जब ये खींचेगा तो एक खिंचाव जैसा महसूस होता है, और ये बल जो है ये खुद उत्पन्न होता है, किसी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मुझे अपना हाथ हिलाने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया होगा कि आपको हाथ ऐसे नहीं ऐसे हिलाना है। तो सेम यहाँ पर भी इनका पूरा सिस्टम होता है, और ये उन्हीं के हेल्प से इस खिंचाव को लेके आ पाते हैं, और फिर अपनी बॉडी में जल की जो अमाउंट है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा पाते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भागों तक द्रव के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा परिसंचारित होता है जिसे स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्थानांतरण मुख्यतः फाइलम की कोशिकाओं द्वारा होता है। हालांकि कुछ पौधों में जड़ों द्वारा बनाए गए पदार्थों पत्तियों में फाइलम उत्तकों द्वारा ले जाए जाते हैं। जो मिट्टी के अंदर अगर कुछ बनेगा तो वो फाइलम द्वारा ले जाए जाएंगे। आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पौधों में जल पतले मूल रोमों द्वारा प्रवेश करता है। मूल रोम बहु कोशिकीय होते हैं, वे जड़ की भारी कोशिकाओं, यानी कि आप देख लीजिए, आपने कुछ जड़ें देखी होंगी जो कि हेरी होती है, ठीक है, थोड़े थोड़े बाल से निकले आपको नजर आते हैं। तो ये वही रोम की बात कही जा रही है। आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, आपके रोमटे खड़े हो रहे हैं, तो जैसे कि आपके हाथ पर बाल हैं, इसी तरीके के स्मॉल स्मॉल हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो, और जिनकी हेल्प से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। बाहरी कोशिकाओं की परत से जुड़े होते हैं। इस बाहरी परत, आउटर लेयर को बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य त्वचा एक ऐसी पतली परत होती है जो अपने अंदर से केवल जल को गुजरने देती है, ना कि अन्य पदार्थों को। इस प्रकार कोशिकाओं की पतली परत को अर्धपरागम्य झिल्ली यानी कि सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो किसी को जाने तो देगी पर किसी को आने नहीं देगी। तो एक ऐसा गार्ड जो कि आपकी स्किन यानी कि यहाँ पर बात करें एपिडर्मिस के ऊपर बैठा हुआ है, जो कह रहा है कि यहाँ से कोई एक पर्सन जा सकता है, ठीक है, जाने वाले जा सकता है, लेकिन आने वाला कोई एंटर नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस इज रिफर एज सेमी। आधा ही काम तो कर रही है, भेजी तो रही है, आने थोड़ी ना दे रही है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जल कोशिकाओं में एक प्रक्रिया द्वारा प्रवेश करता है जिसे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। बच्चों, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस आप यहाँ पर देखेंगे और अभी पढ़ेंगे, आप इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेबल जो इसका एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ में, वो है आपका आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब ऑस्मोसिस आपका सही हो रहा है, तो ये तो देखो प्लांट्स में आपके वो जल कोशिकाओं को ऊपर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब इस मैकेनिज्म को हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस जिससे आपका नाम पड़ा है आरओ, इससे आपका वाटर प्योरीफाई होता है। परासन अर्ध परामक या झिल्ली से जल को अधिक जल वाले स्थान से कम जल वाले स्थान में गुजरने का माध्यम है। यानी कि जहां पर अधिक जल होगा वहां से वो कहाँ पर जा सकता है? जहां पर कम जल होगा। तो जब हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो उसका उल्टा हो जाएगा, जहां पे कम जल होगा वो वहां पर जाएगा जहां पर अधिक जल होगा।
मृदा के कणों के चारों ओर स्थित जल के मूल रोम के संपर्क में रहते हैं। ये जल स्वयं खनिज को घोल देता है, अतः ये जड़ों द्वारा परासरण से प्रत्येक भाग में पहुंचता है। ये उत्तक जड़ से जाइलम तक गति करते हैं और फिर जाइलम द्वारा तने में ऊपर पत्तियों तक परिवहन करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो जाइलम है वो जितना भी वाटर मटेरियल होगा उसे खिंचाव के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचा देगा। उसके बाद बात आती है आपकी ट्रांसपिरेशन की, जिसे कहते हैं हम वाष्प उत्सर्जन। तो आप सर्दियों में जनरली देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर ओस एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपके जो प्लांट बॉडी है उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गया है, तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें वो क्या करेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो उसे अपनी बॉडी से पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देंगे। और इसमें हेल्प कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं, जो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर। अवशेषण और वाष्पोत्सर्जन के बीच एक संबंध होता है। प्रस्वेदन में जल के बाहर आने का अर्थ है अधिक जल का अवशोषण। यदि प्रस्वेदन के द्वारा जल की कमी हो तो इसका अर्थ है अधिक जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इस अवस्था में पौधों की कोशिका में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था में पत्तियां, तना और फूल झड़ जाते हैं। इसे पतझड़ कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो एक्सेस वाटर निकालना है, जो रिक्वायर्ड है वो वाटर नहीं निकालना। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर निकल जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो मतलब पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो डल पड़ जाता है। सेम प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है कि जब वो एक्सेस वाटर निकल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं प्रस्वेदन। और उसके तुरंत उसके बाद क्या होगा कि जो तना होगा, जो पत्तियां होंगी, जो फूल होंगे, वो कमजोर हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। और टूट के क्या बन जाएंगे? वो क्या प्रोसेस आपकी? वो है पतझड़। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपिरेशन पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की दर सूर्य के तेज प्रकाश में तीव्र होती है। जब रंध्र खुले होते हैं, रात्रि में रंध्र बंद रहते हैं, इसलिए रात में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होंगे, जब गेट खुलेगा तभी तो कोई बाहर जाएगा। अगर गेट खुला ही नहीं है तो कोई चीज बाहर कैसे जाएगी? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सेम पानी, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर तब जाएगा जब स्टोमेटा ओपन होंगे। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों के वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि तब हीट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी ट्रांसपिरेशन है वो भी ज्यादा होगा। वायु प्रभाव में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होती है, क्योंकि इस स्थिति में पत्तियों से जलवाष्प अधिक निकलती है। यदि वायु आर्द्रता युक्त हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर धीमी होती है। वर्षा ऋतु में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि तब वायु के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न होता है तथा वाष्पोत्सर्जन जीव द्रव्य क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। खनिजों का संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। पौधों के अन्य क्रियाओं के लिए खनिज लवणों को की भी आवश्यकता होती है। खनिज के अणु जड़ के रोमों से मृदा तक अधिक संघित होते हैं, तब भी मूल रोम मृदा से खनिजों का अवशोषण करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप कुछ इस तरीके की, जनरली आप यहाँ पे देखिए कि आपकी रूट है और रूट के साइड से ना इस तरीके के बाल निकले होते हैं। फाइबर्स भी कहते हैं इन्हें कभी, ठीक है, और हेयर फॉलिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे, इनके अंदर ऐसी पावर है कि ये जो खनिज है ना उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड दे विल ट्रांसफर टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट, राइट। तो जल तथा खनिज लवण पौधे की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित होकर पौधे के अन्य भागों तक जाइलम वाहिकाओं व वाहिनिकाओं द्वारा जाते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज युक्त जल का मूल कोशिकाओं द्वारा निरंतर प्रवाह जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की, जो कि आपका कौन करा रहा है? वो फाइलम करा रहा है। तो जितना भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स बने होंगे उन्हें पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका है? आपके फाइलम का है। पौधे में परिसर्चन फाइलम द्वारा होता है। फाइलम नलिकाएं पौधे के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं। इस प्रकार पत्तियों में बने भोजन का फाइलम नलिकाओं द्वारा परिसर्चन पौधों के अन्य भागों जैसे शाखाओं, तने, जड़, कोई भी पार्ट नहीं बचेगा, हर एक बॉडी के पार्ट तक वो पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं जंतुओं में पदार्थ का परिसर्जन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स इन एनिमल्स। और जब बात आती है एनिमल्स की तो सबसे पहले हम सिंगल सेल एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा, पेरिशियम, बैक्टीरिया आदि। एक कोशिका जीवों में पोषक तत्वों का परिशोषण बहुत आसान होता है। पोषक तत्वों का आवगन उनकी कोशिकाओं में विसरण द्वारा होता है। हाइड्रा और जेलीफिश जैसे साधारण जलीय बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन व पोषक तत्व पूरे शरीर में जल द्वारा परिशोषण करते हैं। यहाँ पर आप एक सिंपल सी बात देखिए कि जो आपका अमीबा है वहां पर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं कि वो खाने को इस तरीके से, कुछ फूड वैक्यूल्स कुछ इस तरीका होता है, जैसे ही फूड उसके अंदर कैप्चर होगा वो उसे बंद कर अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है।
मनुष्यों में परिसर्जन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, उच्च जंतुओं में विसरण की क्रिया बहुत धीमी होती है। मनुष्य सहित अत्यधिक उन्नत एवं विकसित जंतुओं में एक तंत्र विकसित होता है जिसे परिसर्जन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने बताया था, कहीं से भी आपकी बॉडी कटेगी, लगेगा, कुछ भी होगा तो सबसे पहला काम क्या है कि आपकी बॉडी से खून निकलेगा, राइट। तो ये क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट कर रहा है। परिसर्जन तंत्र द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में भोजन का ऑक्सीजन रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। आप कुछ भी खा लीजिए, वो एंड ऑफ द मोमेंट क्या होगा, मिनरल्स की हेल्प से कन्वर्ट हो इन्वॉल्व हो जाएगा आपके ब्लड में। ठीक है, तो आपने पराठा खाया, आपने छोले भटूरे खाया, आपने राजमा चावल खाया, ये सारी चीजें आपकी ब्लड की फॉर्म में आ रही है और जो भी इनके अंदर प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, आपका जो ब्लड है वो ही पूरी बॉडी में उसे पहुंचा रहा है। ये शरीर को प्रत्येक कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। परिसर्जन तंत्र मुख्यतः हृदय, हार्ट, रक्त नालिका एवं रक्त शामिल होते हैं। तो देखिए, दिल का हर वक्त काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है आपकी बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन, जो बाकी सारी चीजें हैं, उन्हें प्रोसीड करता है। और ये आपका हार्ट ही है जो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है। और जब तक ब्लड और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, तब तक आप चल रहे हैं, उसके बिना आप चल नहीं सकते। तो हार्ट का काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं का ही है। हृदय, द हार्ट, हृदय एक पेशीय अंग होता है जो 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। इसका कार्य रक्त के शरीर के सभी भागों में भेजना होता है। आप अपनी हथेली को अपने सीने के बाईं ओर रखकर अपने हृदय की धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि जो दिल आपको अभी तक पिक्चर्स में दिखाया गया, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है बच्चों। क्या यहाँ पर देखा गया है कि जब आप अपनी हाथ का मुट्ठी बनाएंगे, अपनी रिस्ट बनाएंगे, तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी बनती है उतना ही बड़ा आपका दिल है। तो हर एक इंसान की जो मुट्ठी है वो अलग अलग बनेगी। ऑब्वियस सी बात है कि उनके हाथ का साइज डिफरेंट होगा, एक छोटे बच्चे का अलग, एक बड़े बच्चे का अलग, राइट, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। तो जितना आपका इस रिस्ट का साइज बनता है उतना ही आपका दिल है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो आपका दिल है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। जो आपका दिल है ना तो वो लेफ्ट साइड पर है ना वो राइट साइड पे, वो बीचों बीच है। लेकिन क्या है इसमें कि जो थोड़ा सा पोर्शन है वो टिल्टेड है, थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन उसका है आपके लेफ्ट साइड पर है। तो इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो आपका दिल है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। अगर आप अपने यहाँ पर सीने पर हाथ रखेंगे तो आप अपनी धड़कनों को बहुत आराम से महसूस कर सकते हैं और आपको एक लव और डब का साउंड, जनरली आपको देखिए हाथ रखने पे तो महसूस नहीं होगा, पर जो डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास स्टेथोस्कोप होते हैं वो इस लव एंड डब के साउंड को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से डॉक्टर रोगी की हृदय की धड़कनों को समझते हैं। हृदय का दायां व बायां भाग दो दो कोष्ठकों में बटा होता है। ऊपर के कोष्ठकों में पतली दीवार होती है जिसे आलिंद कहते हैं। निचले दोनों कोष्ठकों में मोटी पेशीय दीवारें होती हैं जिन्हें निल्ले कहते हैं। यानी कि जो आपका दिल है उसे टोटल 4 भागों में बांटा गया है, उन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो जो आपके ऊपर वाले हैं उन्हें तो हम कह रहे हैं आलिंद और जो नीचे वाले हैं उन्हें हम कह रहे हैं निल्ले। हृदय का दायां भाग आलिंद व दायां निल्ले, यानी कि आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ये आलिंद है तो इसके नीचे निल्ले है, फिर ये आलिंद है तो इसके नीचे निल्ले है। अब जो ये आपका आलिंद है ये आपके जिस साइड पर प्रेजेंट है, एक और बार, क्योंकि जो दिल है वो लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को जनरली हो जाता है। बट अगर हम दिल के अकॉर्डिंग देखेंगे, हार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो हार्ट का राइट साइड है, मतलब जो हमारा राइट साइड है वो उसका लेफ्ट साइड होगा और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो उसका राइट साइड होगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है जो आपका दायां भाग होता है। दायां यानी कि दायां आलिंद एंड दायां निल्य। बायां भाग, बायां आलिंद व बायां निल्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यानी कि इन्होंने डिवीजन कर रखा है कि एक तरफ सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सारा काम होगा और एक तरफ सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होगा जो फर्दर ऑक्सीजनेशन होने के लिए जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बाया आलिंद फेफड़ों से हृदय में वापस आए रक्त को लेता है। आलिंद सभी अंगों से रक्त को, सिंपल सी बात है कि जब आपके हार्ट में ब्लड आया, ठीक है, वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाएगा और अपना काम कर कर आएगा। जब वो काम कर लेगा, क्योंकि आता भी है और जाता भी है, तो आने वाला आ गया और उसने काम कर लिया, अब उसके वापस जाने की बारी आई है। तो जब वो बाएं ओर से आया है तो वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा दाएं ओर पर। और दाएं ओर पर जाने के बाद
वो जाएगा आपके फेफड़ों के पास और फेफड़ों से कहेगा कि मैं काम कर कर आ गया हूँ, काम करने के बाद ना मैंने सारी ऑक्सीजन दे दी उन पार्ट्स को, तो अब तुम मुझे और ऑक्सीजन दे दो। तो अब जो आपके लंग्स है वो क्या करेंगे कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर प्योरीफाई कर देंगे इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और आपकी जो बॉडी के फंक्शंस है वो परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है। हृदय में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं। जो वाल्व होते हैं उनका काम क्या है कि उनकी जो डायरेक्शन होगी, अभी मैंने आपको बताया कि दो डायरेक्शन में, एक आ भी रहा है एक जा भी रहा है, लेकिन जो वाल्व है उनका काम क्या है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लड को आगे प्रोसीड करेंगे। रक्त नालिका यानी कि द ब्लड वेसल्स, आप अपने हाथ को देखिए, जितने भी ग्रीन वेसल्स आपको दिख रही है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्रीन बोल रही हूँ, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के हाथ में ज्यादा डार्क ग्रीन दिखेंगी, किसी के हाथ में लाइट ग्रीन दिखेंगी, किसी की जो ये नलिकाएं होती है वो थोड़ी थोड़ी रेडिश भी होती है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। और आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इन्हीं जो आपके ब्लड वेसल्स है, इन्हीं की हेल्प से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। हृदय के प्रत्येक धड़कन के साथ रक्त नालिकाएं में जाता है, जिन्हें धमनियां कहते हैं। धमनी तंत्र रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। धमनियों से रक्त गुजरने को महसूस करने के लिए उंगलियों को, यानी कि आपने जनरली देखा होगा कि आपकी पल्स चेक की जाती है। आप यहाँ पर अपना हाथ रखेंगे और आपको धड़कन महसूस होती है अपनी हथेली में, तो वो चीज क्या है, वो आपकी पल्स चेक की जाती है। पल्स अगर आप जनरली देखेंगे कि 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बारी आपकी ये पल्स ऊपर नीचे होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पल्स रेट है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। धमनियां उन अनेकों छोटी छोटी धमनियों से शाखान्वित होती है और अंत में केश नालिकाओं एक बाल की मोटाई जितनी सबसे पतली रक्त वाहिका होती है। इनकी दीवारें पतली होती हैं। इन महीन केश नालिकाओं द्वारा फेफड़ों में एल्विलाई द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। पचा हुआ भोजन छोटी आंतों से ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन में पचा हुआ भोजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट प्रत्येक कोशिका से ग्रहण किए जाते हैं। आप ही देखिए, कुछ इस तरीके का सिस्टम है हमारी बॉडी में, यानी कि जो आपकी रेड वेसल्स यहाँ पर आपको दिख रही है वो है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, उनमें ऑक्सीजन है वो जा रही है, वो काम कर कर आ रही है। और जब वो काम करके आ रही है, यानी कि अब वो क्या हो गया, गंदी हो चुकी है, क्योंकि समझ लीजिए कि साफ करने का ही काम है उनका, तो उन्होंने गंदगी सारी ले ली और सफाई उनको दे दी, तो अब ये ब्लू बन चुकी है। और ब्लू का मतलब क्या है कि इन्हें ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। अब ये किसके पास जाएंगी, फेफड़ों के पास जाएंगी ऑक्सीजन लेने के लिए। और फर्दर आपके फेफड़े, जब आपका ये पूरी प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, तो वो उन्हें ऑक्सीजन दे देंगे एंड फर्दर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, रक्त हृदय के दाएं भाग में प्रवेश करता है, वह फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। वहां ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त की, यानी कि ब्लड की। रक्त एक तरल उत्तक लिक्विड टिश्यू है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इसमें तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात आती है आपकी प्लाज्मा की। प्लाज्मा रक्त एक तरल भाग है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है तथा ये पीले रंग का होता है। इसमें भोजन, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम आदि खुले होते हैं। प्लाज्मा मुख्यतः प्रोटीन होते हैं जो कि रक्त के थक्का क्लॉट जमने में मदद करते हैं। आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी और चोट पे आपने देखा होगा कि परत जो है वो खुद बन जाती है। उस परत को, उस प्रोसेस को हम क्लॉटिंग कहते हैं। और ये क्लॉटिंग होती किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। अगर कहते हैं ना आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है वो कम हो चुकी हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लाज्मा है, ये इनका काम यही है कि अगर ये बॉडी में खत्म हो जाएंगी तो कभी भी आपको जब चोट लगेगी तो थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होता रहेगा, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है अगर ये सीवियर ब्लीडिंग है तो। रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जनरली आपने एक बात सुनी होगी कि आपकी बॉडी में आरबीसीज बहुत कम है। आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी बॉडी में खून बनाती हैं। अब आपकी बॉडी में जो ये रेड ब्लड सेल्स है, इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम की जो चीज है, यही आपकी जो ब्लड सेल्स है उन्हें रेड कलर दे रही है, और इसी वजह से जो आपका खून है वो रेड है। जिनकी बॉडी में हीम की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हम जनरली उन्हें क्या कह देते हैं कि जो जिसको भी हुई है वो एक एनेमिक पर्सन है, तो उसे ब्लड, जिससे ब्लड रिच जो फूड्स है उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जब रक्त उन कोशिकाओं और ऊतकों में पहुंचता है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। जब कोशिकाएं द्वारा इस ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए
किया जाता है तब हीमोग्लोबिन अधिक ऑक्सीजन ले जाने के लिए मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। अब ये डब्ल्यूबीसीज आपका क्या करती हैं कि ये आपकी होती हैं गार्ड सेल्स ऑफ योर बॉडी, हम इन्हें सोल्जर्स कहते हैं जनरली, कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स डिसाइड करते हैं कि कौन आपकी बॉडी में आएगा। अगर इन सपोज केस कोई फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस कि कोई डिजीज आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, तो क्या करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ने चले जाएंगे कि तुम तो यहाँ पे नहीं रहते थे, तुम यहाँ पर क्यों आने लग गए। ठीक है, अगर उन्होंने उसे हरा दिया तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन जो फॉरेन पार्टिकल है वो ज्यादा ताकतवर निकला और व्हाइट ब्लड सेल्स को उसने हरा दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है कि आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है और कितनी इम्यूनिटी नहीं है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो आपके खून के करते हैं वो वाली चीज। फिर आता है रुधिर आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी व्यक्ति के घायल हो जाने पर काफी रक्त बह सकता है। 40% या उससे अधिक रक्त बहने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त की कमी होने पर एक शरीर से दूसरे शरीर में रक्त स्थानांतरण रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। आपने जनरली टीवी सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा, इन्हें तो ब्लड की जरूरत है। तो जो ब्लड की जरूरत है इसका मतलब क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफ्यूजन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि किसी और की बॉडी से यूज करना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप में जनरली आप कुछ कैटेगरीज देखते हैं जो कि आपकी ए, बी, ए बी और ओ। तो यही आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर फर्दर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट क्या कर देते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ठीक है, फर्दर ये इस तरीके से क्लासिफाई होती है। जिस भी पर्सन को ब्लड चाहिए, तो अगर वो बी पॉजिटिव पर्सन है तो वो किसी बी पॉजिटिव पर्सन का ही ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी और का उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में ब्लड तो है ना, बट 40% या जो भी अमाउंट उसका लॉस हुआ है उसे बस एक्सेस अमाउंट इंक्रीज करना है। इसमें आपके पास एक एक्सेप्शनल केस आता है जो कि आपका ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि दुनिया जहान में चाहे वो ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो ओ पॉजिटिव वाले बंदे का ले सकता है। कोई भी बॉडी में रिएक्शन नहीं आएगा बिकॉज ओ पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। किसी रोगी को रक्त देते समय डॉक्टर बहुत सावधानी बरतनी होती है। यदि रक्त समूह का मिलना सही ना हुआ तो गलत रक्त समूह का रक्त चढ़ाने पर लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से रोगी मर सकता है। हृदय संपदन व नाड़ी, हार्ट बीट एंड पल्स। अब हार्ट बीट एंड पल्स का मतलब क्या है कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए, तुझे बीट हो रही है, ये लव डब्स का जो साउंड हो जाता है, धक धक की आवाज जो आपको आ रही है, यही आपकी हार्ट बीट है। और इसी की वजह से जो आपकी नसें हैं यहाँ पर आपका आती है पल्सेस, तो ये आपकी पल्स रेट आती है। हृदय की सभी पेशियां एक साथ संकुचित नहीं होती, पहले 2 आलिंद संकुच। तो ये कुछ इस तरीके का होता है कि ब्लड आएगा और फिर यहाँ से ब्लड आया, तो जो जैसे ये है ब्लड, ये आपका स्क्वीज करेगा, ये ओपन होगा, फिर ये स्क्वीज करेगा और ये ओपन होगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। और जब ये प्रोसेस चलती है तो जो ऊपर वाला है वो क्या कहता है, लव, और जो फिर ये स्क्वीज होता है तो फिर नीचे वाला कहता है डब। तो ये स्क्वीजिंग के बाद ये लव डब साउंड आपको, अब देखिए वो सुना, तो आप जब आगे देखेंगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप फर्दर डिसाइड करते हैं किस तरीके से आप उसे फर्दर कन्वर्ट करते हैं लव डब साउंड में, बट आती यही है। आगे चलते हैं, बाद में दोनों नीले संकुचित होते हैं, इस कारण से प्रत्येक संपदन 2 सेकंड में सुनाई देता है। आलिंद का कमजोर संकोचन 1 सेकंड में होता है, इसके बाद निल्ले के संकोचन की तीव्र आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर इन 2 संपदन लव डब को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। जब बायां निल्ले संकुचित होता है, रक्त तेज दबाव के साथ धमनियों में आ जाता है। इस दाब से धमनी की दीवारें फैलती हैं। जब निल्य विश्राम अवस्था में होता है तब दाब निम्न हो जाता है, यानी कि जब आप सोते वक्त अपनी धड़कनों को देखेंगे तो वो काम होती है, भागते हुए देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेज तेज से वो हाफेंगी, मतलब धक 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 का साउंड होगी, और नॉर्मल को होंगे तो वो नॉर्मल पेस पर अपना काम करेंगी। अब ये हम पढ़ने के बाद अब हमारे पास आ गया द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जितना कुछ हमारे पास था वो हम पढ़ चुके हैं। तो जब हमारी बात आएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो बच्चों हम इसे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आपको क्या करना है कि जितना कुछ भी आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है इसे रिवाइज करना है, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में इस नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बच्चों।